मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन है। करंट अफेयर्स का सेशन मंथली हम लोग कवर करते हैं। मार्च तक का करंट अफेयर्स आपके अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट है। आज हम लोग कवर करेंगे अप्रैल महीने का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंडेक्स, सैन्याभ्यास, खेल कूद की दुनिया में जो कुछ नया हुआ है या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उस पर हम लोग कवर करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग महीने के जो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस होते हैं उसे कवर करेंगे। तो सब लोग फटाफट आ जाएं, तैयार हो जाएं, अपने पेन कॉपी को इस पोजीशन पे ले लें कि जिससे हम लोग अपने ज़रूरी बातों को नोट कर सकें। फिर हम लोग अपने करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और सब लोग आ जाएं। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार। तो काफ़ी अप्रैल का महीना काफ़ी पूरे देश के लिए काफ़ी संकट का महीना है और वर्तमान में हमारा देश फिर से एक बार कोरोना संकट की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ये काफ़ी भयावह है। वर्तमान दौर बड़ा संकट का दौर है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जहाँ तक हमारी समझ है हम सबको अफवाहों से दूर रहते हुए और जो भी सरकार की या मेडिकल की गाइडलाइन आई हैं उसे पालन करते रहना है, जिससे वर्तमान संकट से हम लोग उबर सकें। ऐसा वर्तमान में संकट है, ऐसी महामारी है, मानवता ऐसे संकट से जूझ रही है जहां आप चाह करके भी अपने किसी परिचित की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसे दौर में हम लोग हैं जहां ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प करके मर जा रहे हैं और ऑक्सीजन का संकट आ गया है। तो ऐसे दौर में सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं और सबको जहां तक मेरा मैसेज पहुंच सके सलाह, आप सब स्वयं में एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो अफवाहों से बचें, किसी गलत सूचना को आगे बढ़ाने से बचें, घरों में रहें, सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें और स्वस्थ रहें, समाज को स्वस्थ रखें। ठीक, इस संदेश के साथ हम लोग आज के अपने अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हर बार की तरह आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी खास घटनाएं हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उन खास घटनाओं की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रैल माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। इसके अलावा कुछ इंडेक्स आए हैं, कुछ सूचकांक हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उन सूचकांकों में सबसे प्रमुख है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। फिर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है 2021 की, उसे देखेंगे। कुछ प्रमुख सैन्याभ्यास हुए हैं जिसमें हैं खंजर अभ्यास और ऑपरेशन वज्र प्रहार, इसे देखेंगे कहाँ संपन्न हुआ और किन किन दो देशों का ये सैन्याभ्यास है, इसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, किसका स्थान वो ले रहे हैं, और MACS 1407 क्या है, चर्चा में रहा अभी हाल में, तो उसे हम लोग देखेंगे कि ये आखिरकार क्या है। विश्व टीकाकरण सप्ताह पर चर्चा होगी, ये कब से कब के बीच में मनाया जाता है इस पर बात होगी और किसके द्वारा मनाया जाता है, किस नए अभियान की शुरुआत हुई। और फिर हम लोग देखेंगे एक पुरस्कार, शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार है, कौन देता है और किस फील्ड में दिया जाता है, इस बार यह पुरस्कार किसको गया। और इसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस विविध बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे, घटनाएं हैं जो चर्चा में रही, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अप्रैल का सेशन काफ़ी लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि अप्रैल के महीने में कोई ऐसी बहुत मेजर घटनाएं नहीं दिख रही हैं। पूरा हावी रहा है क्या, कोरोना संकट का दूसरा लहर। ठीक, तो
जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। अपने अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हों, अपना फेसबुक, अपने ट्विटर अकाउंट, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं शेयर के अलावा हम लोग आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। जल्दी से शेयर करें, नोट्स को मेंटेन करना शुरू करें। हम लोग चलते हैं, फटाफट एक एक लाइक मारें। चलिए एक लाइक करिए, फिर चलते हैं। चलिए, तो आशा है कि अब सबको बात समझ में आ गई होगी कि अप्रैल महीने को हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। हर बार की तरह कवर करने वाले हैं। और अब हम सबसे पहले देखते हैं अप्रैल महीने की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियों की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप्रैल महीने की ये खास प्रमुख तारीखें हैं, जिसमें 1 अप्रैल और 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 13 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल और 26 अप्रैल। अप्रैल की ये कुछ खास तारीखें हैं जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। और 1 अप्रैल पर चर्चा करें तो 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आरबीआई की स्थापना दिवस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का अपना राष्ट्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक है और इसी दिन इस बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आरबीआई की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि स्थापना के समय प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां था। नोट करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी देते रहेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों की मानसिक कसरत होती रहनी चाहिए, इसलिए मानसिक कसरत चलती रहे, प्रश्नों का उत्तर आप देते रहें। ठीक है, आपको उत्तर देना है कि प्रारंभ में, स्थापना से प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां था। आपको फटाफट आंसर करना है। काफी लोग बेहतर आंसर कर रहे हैं। कोलकाता बिल्कुल सही है। अब आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है, और इन बातों को भी आप नोट करते चलेंगे। ऐसे लोग जो पहली बार सुन रहे हों या जिन्हें याद न रहा हो, वो इसे नोट भी करते चलेंगे। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वेरी गुड, सब लोग बहुत बेहतर आंसर कर रहे हैं। और एक प्रश्न का उत्तर और दें, फिर हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, जो दूसरी प्रमुख तारीख है वो है 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो जहाजरानी है, माने शिपिंग कारपोरेशन है, उसका योगदान और उसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता, उसका और डेवलपमेंट हो। दरअसल 5 अप्रैल 1919 को पहली बार भारत में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का शिप मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। तो ये पहला वाकया है, ये पहला वाकया है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कारपोरेशन में प्रवेश करता है। ठीक, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। और 7 अप्रैल अगली जो तिथि है वो है 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये किसके उपलक्ष्य में? ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप आंसर करेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। कई बार ये चर्चा में रहा है, पिछले सेशन में भी इससे जुड़े कुछ प्रश्न आए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था इसका। तो काफ़ी बेहतर आंसर है, बहुत सही, वेरी गुड। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इस विश्व स्वास्थ्य संगठन
की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2021 अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का जो थीम रहा, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो इसे आप नोट कर लेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम था एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक, आशा है यहां तक आप नोट कर चुके होंगे। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 अप्रैल 2021। 13 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है, इस बार मनाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया। ठीक, तो 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ के रूप में हम लोगों ने मनाया है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जल्दी से आप लोग आंसर करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो तिथि है वो है 21 अप्रैल, आपको ध्यान में रखना है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। क्या मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और दरअसल इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि 21 अप्रैल 1947 को ही पहली बार हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को ही देश में पहली बार नवनियुक्त सिविल सर्विस प्रशासनिक ऑफिसर्स को संबोधित किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। भारत में अभी खासकर उत्तर प्रदेश में तो पंचायती राज 2 मई को अभी डिसीजंस आए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्शंस हुए हैं, नवनियुक्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर निर्वाचन हुए हैं और काफ़ी इस बार युवाओं ने भागीदारी करी और बड़े पैमाने पर बहुत व्यापक स्तर पर निर्वाचन संपन्न हुआ। ठीक, दरअसल 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में भारत में लागू होता है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक और है 26 अप्रैल, वो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो इस तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्या है, ये है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके प्रति अवेयरनेस को लेकर के ये 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जरूरी तारीखें हैं अप्रैल महीने की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तारीखें हैं जिन्हें कम से कम इतना तो याद रखना ही है। हम लोग हर महीने मंथली करंट अफेयर्स में एक इस बात को भी कवर करते हुए चलते हैं कि इस महीने की कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तारीखें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। ठीक, तो तिथि दिवस हमारा अप्रैल तक मेंटेन हुआ। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और अपने सेशन को ले चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ जरूरी इंडेक्स, और इंडेक्स में जो सबसे प्रमुख इंडेक्स आया है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो इसे मेंटेन करेंगे आप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। अगर बात करें कि जारीकर्ता, तो इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जारीकर्ता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारीकर्ता संस्थान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये जो रिपोर्ट है स्पेशली किसके लिए बेस्ड है, देश में स्त्री पुरुष के बीच समानता की स्थिति को दर्शाता है। ये जो रिपोर्ट है वो क्या दर्शाता है, संबंधित देश में स्त्री पुरुष
की समानता की स्थिति को, समानता की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट स्पेशली बेस्ड है संबंधित देश जो इस इंडेक्स में शामिल हैं वहां पर स्त्री पुरुष के बीच समानता की क्या स्थिति है। 4 पैमानों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वो 4 पैमाने कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर। 4 पैमाने कौन कौन से हैं? अगर बात करें कि किन आधारों पर, तो 4 आधारों पर। आर्थिक भागीदारी, इसे आप नोट करेंगे, आर्थिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और अवसर पर एक। दूसरा शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता माने स्त्री और पुरुष के बीच शैक्षिक योग्यता को लेकर के क्या समानता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। और चौथा है आधार जो है वो है राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता। ठीक है, तो इन 4 आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल 156 देश इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं। कितने? 156 देश। और इन 156 देशों में भारत का स्थान की बात करें तो भारत 140वें पायदान पर है। तो इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन काफ़ी खराब हो गई है, 140वें पायदान पर है। और पिछली रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट से 28 पायदान भारत नीचे आया है। तो इसे आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का जो नंबर था वो 112वां था। 2021 की रिपोर्ट में भारत 140वें स्थान पर है, अर्थात भारत 2020 की अपेक्षा 2021 में कुल 28 पायदान नीचे खिसका है। अगर बात करें सबसे अंतिम पायदान पर, तो इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। अगर टॉप 3 देशों की बात करें, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसे आप नोट करेंगे। भारत का 140वां स्थान, 2020 की रिपोर्ट में भारत 112वें स्थान पर था। पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा इस रिपोर्ट में भारत कुल 28 पायदान खिसका है। इस रिपोर्ट में 156वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, तो देखिए आइसलैंड का पहला स्थान, इस रिपोर्ट में आइसलैंड का पहला स्थान, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस पर आधारित रिपोर्ट होता है, कितने पैमानों पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, कितने देश शामिल होते हैं, भारत का स्थान, भारत का पिछले रिपोर्ट में क्या स्थान था, अंतिम पायदान पर कौन है और टॉप 3 कौन से देश हैं। आइसलैंड सबसे पहला स्थान, फिनलैंड का दूसरा स्थान और नॉर्वे का तीसरा स्थान है। ठीक, तो इसे आप मेंटेन करेंगे नोट्स के तौर पर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से आप ले लें। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगली रिपोर्ट की ओर। इसे हम हटाते हैं। जल्दी से आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। विश्व में मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? काफ़ी सही उत्तर आप आ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 दूसरी रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021
इसे नोट करेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसे जारी करता है कौन? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर द्वारा। इसे कौन जारी करता है? तो जारी करता यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें कुल 53 देशों की रैंकिंग में भारत का 40वां स्थान है। तो इसकी रैंकिंग में कुल 53 देश शामिल होते हैं और इस 53 देशों में भारत का जो स्थान है, अपने देश का स्थान है, वो 40वां स्थान है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर। इसमें कुल 53 देश शामिल थे और 53 देशों में भारत की रैंकिंग है 40वां। चलिए इसे हम हटाते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले रिपोर्ट की ओर। जो अगला रिपोर्ट है वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट के रूप में हुई थी और 1969 से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का परिचालन संभव हुआ, माने ये अस्तित्व में आया और ये काम करना शुरू हो किया। 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किया गया। अगर बात करें थीम की, तो रिपोर्ट 2021 का थीम है माई बॉडी इज माई ओन। माई बॉडी इज माई ओन। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का थीम है माई बॉडी इज माई ओन। ठीक, तो ये 3 प्रमुख रिपोर्ट हैं जो अप्रैल महीने में आए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सैन्याभ्यास की। तो अप्रैल महीने में जो सैन्याभ्यास हुए हैं वो 2 प्रमुख सैन्याभ्यास हैं। एक है खंजर अभ्यास, इसे क्या नाम दिया गया? खंजर अभ्यास। और अगर बात करें खंजर अभ्यास की, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संपन्न हुआ। खंजर अभ्यास कहाँ? खंजर अभ्यास हुआ बिश्केक में। बिश्केक किसकी राजधानी है? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। और ये सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? बिश्केक में हुआ है भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इन 2 देशों के सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो खंजर अभ्यास क्या है? भारत और किर्गिस्तान इन 2 देशों के सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। कहाँ संपन्न हुआ? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ठीक, तो ये बात हुई किसकी? खंजर अभ्यास की। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, ऑपरेशन वज्र प्रहार। तो जो ऑपरेशन वज्र प्रहार है ये भी एक सैन्याभ्यास है। सैन्याभ्यास है। बात करें ये जो सैन्याभ्यास है ये किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और यूएसए की सेना के बीच का ये सैन्याभ्यास है। और ये हिमाचल प्रदेश, हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश के चुंबा में, ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ? हमारे हिमाचल प्रदेश के चुंबा में संपन्न हुआ है। और ये भारत और यूएसए के बीच सैन्याभ्यास हुआ है। चंबा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये संपन्न हुआ है। तो ये 2 प्रमुख सैन्याभ्यास हैं, जो खंजर अभ्यास और वज्र प्रहार। इन 2 सैन्याभ्यास के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसके? भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आप हमें हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत का सबसे शीर्ष प्रमुख विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे प्रमुख शीर्ष विधिक अधिकारी कौन होता है? मेरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि भारत का सबसे शीर्ष प्रमुख अधिकारी कौन होता है। ठीक है, फटाफट आंसर करें। कुछ लोग तो सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग का आंसर गलत है। CJI भारत का शीर्ष प्रमुख विधिक अधिकारी नहीं होता है। भारत का सबसे शीर्ष प्रमुख विधिक अधिकारी जो होता है वो होता है देश का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और न्यायपालिका में जो शीर्ष
पद पर बैठा हुआ है वो है कौन? CGI। और 24 अप्रैल 2021 को 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ ग्रहण किया। ठीक, और ये किसका स्थान लेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो वर्तमान CGI हमारे हो गए NV रमन्ना, किसके स्थान पर आ रहे हैं? ये किसका स्थान लेंगे? तो बिल्कुल सही है, जस्टिस SA बोबडे का स्थान लेंगे, जस्टिस SA बोबडे का स्थान लेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दें कि भारत में CGI को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में CGI को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में CGI को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? थोड़ा बहुत मानसिक कसरत करते रहें। बिल्कुल सही आंसर ज़्यादातर लोग दे रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है। तो जल्दी से एक एक लाइक करिए और शेयर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइक एक शेयर, जल्दी से एक लाइक एक शेयर करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आजकल चर्चा में है MACS 1407। तो MACS 1407 क्या है? ये सोयाबीन की एक प्रजाति है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। और इस प्रजाति की खास बात क्या है कि यह कीट प्रतिरोधी उच्च उपज देने वाली प्रजाति है। तो सोयाबीन स्टेट किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें आप। सोयाबीन स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है भारत में? भारत में किस राज्य को सोयाबीन स्टेट की संज्ञा दी जाती है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश को। तो MACS 1407 क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई कीट प्रतिरोधी सोयाबीन की एक उच्च उपज देने वाली प्रजाति है। तो ये सोयाबीन की एक प्रजाति है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। विश्व टीकाकरण सप्ताह। तो ये जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है ये कब से कब के बीच बनाया गया? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसका जो थीम था वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, और इसका थीम है वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर। और अगर बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि टीकाकरण का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचे। और इस टीकाकरण के द्वारा, इस अभियान के द्वारा जो लक्ष्य है वो ये है कि टीकाकरण के माध्यम से जिन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है उसमें 50 मिलियन तक की कमी लाई जाए। ठीक, तो टीकाकरण का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचे और टीकाकरण के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों में 50 मिलियन तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के अंतर्गत UNO और WHO और यूनिसेफ ने मिलकर टीकाकरण एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत WHO और यूनिसेफ ने मिलकर टीकाकरण एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। इसका थीम रहा वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। लक्ष्य रहा टीकाकरण का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचे और ऐसी बीमारियां जिनको टीकाकरण के द्वारा रोकथाम किया जा सकता है उसमें 50 मिलियन तक की कमी। और इसी के अंतर्गत, इसी अभियान के अंतर्गत टीकाकरण एजेंडा 2030 यूनिसेफ और WHO ने जारी किया है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, या आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो मेंटेन कर लें, जिससे आप इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतर ढंग से हल कर पाएँ, प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ।
आप जानते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में खास ट्रिनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस दी जाती हैं। एक अपने आप में आपके चैनल की यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस क्या है कि प्रत्येक वीडियो में, किसी भी विषय के प्रत्येक वीडियो में वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हैं, जहां जाकर के आप लेक्चर सुनने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क इन क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, तो इस आप अपने चैनल के क्लासेस का सही ढंग से अगर दोहन कर पाए तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है, कंपटीशन के पूरे सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैप, तो जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं उनको कवर कराया जा रहा है। करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजिक हम लोग कवर करते हैं, मंथली कवर करते हैं, डेली कवर नहीं करते हैं। जो समय बचता है उसे हम मेजर सब्जेक्ट में लगाते हैं। ठीक, और आपके चैनल द्वारा ज्वाइन बटन के माध्यम से कुछ पेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए स्पेशल छोटा सा एक वीडियो आपको डाला गया है, जिससे आप अवेयर हो सकें, जान सकें। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन आपको दिखता होगा। आप तो ज्वाइन बटन पर आपको बताया गया कि क्या है। ज्वाइन बटन के माध्यम से हम कुछ पेड प्रोग्राम लेकर के आए हैं, और इस पेड प्रोग्राम में जो लोग ज्वाइन बटन से हमें जुड़ेंगे वही देख सकते हैं। और ये ज्वाइन बटन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगा जो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, जो इतने दूर हैं कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आ पाते हैं। उनकी लगातार डिमांड भी बनी रहती थी कि सर पढ़ाइए, या कुछ ऐसे विषय हैं जैसे यूपीएससी का मूल विधि, कुछ ऐसे विषय हैं जिसे हम ऑफलाइन में व्यस्तता की वजह से समय नहीं निकाल पाते थे और पढ़ा नहीं पाते थे। आप सबकी डिमांड लगातार बनी रहती थी। तो ज्वाइन बटन के माध्यम से आपको ये कुछ खास क्लासेज मिलेंगी और मिलना शुरू हो गई हैं। आप वहाँ जा करके ज्वाइन बटन को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कैसे जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा निःशुल्क शिक्षा का ये महाअभियान, ये जो आपका मुख्य चैनल है जहाँ पर करंट अफेयर्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जो भी पूरे के पूरे कंपटीशन के सिलेबस कवर कराया जा रहा है, ये निःशुल्क इसी खास ट्रिनिटी प्रोग्राम के माध्यम से चलते रहेंगे। थोड़ा मोटिवेशन हो सके इसलिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यदि चाहें तो। ज्वाइन बटन के माध्यम से 29 रुपए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन, इससे कम के कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है, नहीं तो हम इससे कम भी करते। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जहां सपोर्ट लिखा है वहां से आप हमको 29 रुपीज़ पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। माने ज्वाइन बटन से या तो पेड प्रोग्राम ले सकते हैं या तो केवल हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हम अपेक्षा करेंगे अपने स्टूडेंट से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से कि वो हमारे इस महाअभियान में जरा सा भी विश्वास रखते हैं और हमारे इस शिक्षा के महाअभियान से जरा सा भी अगर उन्हें फ़ायदा होता हो तो हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए हम लोग अपने इस सेशन को आगे ले चलते हैं। शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार, ये इस महीने का खास पुरस्कारों में एक है। और अगर इस पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार यूरोप की संसदीय सभा द्वारा मानवाधिकार के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो ये एक एनुअल पुरस्कार है। देता कौन है? यूरोप की संसदीय सभा इस पुरस्कार को देती है। और इस साल के पुरस्कार की बात करें तो इस वर्ष का यह पुरस्कार सऊदी अरब की महिला अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता लुजैन अल हथलौल महिला कार्यकर्ता हैं। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर योगदान किया है सऊदी अरबिया में, और खासकर सऊदी अरब में जहां इस्लामिक कंट्री हो, जहां महिलाओं की स्वतंत्रता काफ़ी कम हो, वहां पर ऐसा काम करना, तो ये पुरस्कार इन्हें गया है। तो शीर्ष यूरोपीय पुरस्कार संसदीय सभा द्वारा दिया जाता है, यूरोप की संसदीय सभा द्वारा मानवाधिकार के फील्ड में संरक्षण के लिए दिया जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता लुजैन अल हथलौल को गया है। ठीक है, इसे आप मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ विविध बातें, कुछ छोटी मोटी छिटपुट बातें हैं। इसमें जो सबसे खास बात है वो है इस साल का जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार गया है, पंचायत पुरस्कार गया है, वो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य को गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको गया है? आंध्र प्रदेश राज्य को गया है। ठीक, और दूसरी खास बात है कि केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैनकोवरी द्वीप को, दो द्वीप को, किसको कार निकोबार को और नैनकोवरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, कार निकोबार को और नैनकोवरी द्वीप को, इसे आप याद रखेंगे, जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है।
एक देश है चाड। चाड देश के राष्ट्रपति इदरीम डेवी इटनो, चाड देश के राष्ट्रपति इदरीम डेवी इटनो का युद्ध के मैदान में ही निधन हो गया है। तो सवाल क्या पूछ सकता है कि इनमें से किस देश के राष्ट्रपति का निधन युद्ध के मैदान में ही हुआ? तो चाड देश के राष्ट्रपति कौन थे? इदरीम डेवी इटनो। और रूस ने डिक्लेयर किया है, घोषणा किया है कि 2025 तक वो अपना क्या करेगा, स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। तो रूस ने क्या डिक्लेरेशन किया है कि 2025 तक उसका स्वयं का क्या होगा, स्पेस स्टेशन होगा, अंतरिक्ष स्टेशन होगा। रूस अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 1998 से कार्यरत है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या नाम देते हैं? रॉस्कोमॉस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या बोलते हैं? रॉस्कोमॉस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। ठीक है, बिल्कुल सही, इसरो। इसरो बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये दो व्यक्तित्व तो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन, देखिए नेत्रा कुमानन है ये, और ये भारत की महिला नाविक हैं। और इनकी खास बात क्या है कि ये पहली भारतीय महिला नाविक हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय नाविक हैं। दूसरा है अभिनेता पॉल रेटर। देखिए ये हैं अभिनेता, एक्टर पॉल रेटर। इनका निधन हो गया और ये क्यों जाने गए? हैरी पॉटर फिल्म सीरीज और जेम्स बॉन्ड सीरीज में अभिनय के लिए जाने गए। तो वहाँ पर एक्टर के तौर पर ये रहे, काफ़ी प्रसिद्धि मिली इन्हें। और ये काफ़ी प्रसिद्ध हैरी पॉटर और जेम्स बॉन्ड सीरीज है पूरी दुनिया में, उसमें पॉल रेटर अभिनेता के तौर पर थे। उनका निधन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। ठीक मित्रों, तो ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स था। हमने पहले भी बताया था कि इस महीने का करंट अफेयर्स का सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स तैयार करते हैं और रोज़ न बच करके मंथली और महीने में भी टू दी पॉइंट रहते हैं और वहाँ तक रहते हैं जहाँ तक पुराने प्रीवियस पेपर, इन सब के माध्यम से जहाँ तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये रिलेवेंट हो सकते हैं। ठीक, तो जल्दी ही आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह इस वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो को मेंटेन करके आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे आपके करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस हो जाए और तैयार रहे, और आप स्कोर भी जान सकेंगे, जिससे आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकें। तो आपके अपने चैनल पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मेंटेन है। एग्ज़ाम में जाने से पहले वहाँ पर जाएं, नोट्स मेंटेन करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए प्रश्नों को हल करें, तो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक, तो आज का करंट अफेयर्स हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ हम चाहते हैं विदाई, और अगले खास सेशन के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।